हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। 3-4 दिनों के बाद मैं आपके सामने में आई हूँ। त्यौहार को लेकर थोड़ा सा व्यस्त थी, लेकिन अब आपके सामने में लगातार आपका क्लास आएगा, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो। कल तक कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परेशान थे। अगर आप लोग न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो आप देखे होंगे, वहाँ पर उन लोगों का ये बयान है कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से तैयारी किया जाए। सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है और ये सवाल भी उठा है कि इस कोरोना काल में ट्रेन वगैरह नहीं चल रही है तो किस तरह से एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम का जो भी वस्तु स्थिति है कि अभी 24-25 तारीख को एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, तो अभी एज इट इज़ है। कुछ परिवर्तन खबर में नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ परिवर्तन होता है मैं आपके सामने में अपडेट लेकर आ जाऊँगी। ये देखेंगे, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, ये किसी अभ्यर्थी का ही है और ये जो मैं आपके सामने में रखी हूँ इतिहास का है। ये बना हुआ है, उन्होंने ये टिक किया हुआ है। लेकिन इसके पहले मैंने कई प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। प्लेलिस्ट में अगर चेक करिएगा और बिल्कुल न्यू, और मैं इस प्रैक्टिस सेट को भी मंगाने का प्रयास कर रही हूँ जिसमें कि ये टिक वगैरह किया हुआ ना हो, लेकिन इसमें टिक किया हुआ है। इसके बावजूद भी मैं आपको इससे बताना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं, लगभग मुझे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लगे हैं। आप लोग भी इसको एक बार देखिए और समझिए। इसी से मिलता जुलता कई ऐसे प्रश्न हैं। अगर इस प्रकार के 10-15 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो 10 से 15 प्रश्न आपके हाथ में आ जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 15 मिनट तक धैर्य बना के इसको सुनिए और समझिए। आपको खुद लगेगा कि ये आवश्यक है, ये जो नोट्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है इम्पॉर्टेंट है। और कमेंट कर बताइएगा कि क्या आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट लगा, तो फिर हम आगे ये जारी रखेंगे। बाकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। आपको सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और नोट्स मिल जाएंगे। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा का संबंध किस राज्य से है? आपने ये पढ़ा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, यानी कि जिस नगरों के किनारे में जिस नदी नहरों के किनारे में लोग बसते थे, उसे उसी नदी के नाम से उसमें की सभ्यता में जोड़ दिया जाता था। जैसे कि मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, हड़प्पा, ये सब मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा का संबंध राजस्थान से था। राजस्थान से, क्योंकि ये सभी आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के आसपास का ये सभी देश है। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बीच में है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी तीनों कंफ्यूज करने वाले हैं, जिसमें कि कालीबंगा का संबंध राजस्थान से है। और इसमें ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जिसके प्रश्न में भी प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। ये जो जैसे आपका प्रश्न है, पंजाब के मांटगुमरी स्थित हड़प्पा की पहचान हरियूपिया से की गई, इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? इस प्रश्न को समझिएगा। पंजाब के मांटगुमरी स्थित हड़प्पा की पहचान, यानी पंजाब में जो हड़प्पा की पहचान की गई है या फिर हरियूपिया से उसकी तुलना की गई है, वो पंजाब में कहाँ स्थित है? तो ये मांटगुमरी में स्थित है या फिर पंजाब के मांटगुमरी में स्थित है। इस तरह से आगे और भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। यहाँ आप देखेंगे ये प्रश्न आपका, हड़प्पा कालीन सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंध रखती है? ये कांस्य युगीन से संबंध रखती है, यानी हड़प्पा सभ्यता जब आरंभ हुआ था, जब हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, उसमें कांसा का ही औजार या फिर जेवर गहना या फिर बर्तन कहिए। औजार तो लोहे पत्थर का बनता था, लेकिन उसमें लोह युग की भी शुरुआत नहीं हुई थी। तो ये कांस्य युगीन था हड़प्पा कालीन सभ्यता। ये महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस अनाज के साक्ष्य नहीं मिले थे? ये नहीं मिलने वाला जो प्रश्न है, इस पर रुकना है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा रुक जाते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाता है और यहाँ से बढ़ जाते हैं आगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस अनाज के साथ साक्ष्य मिले थे? साक्ष्य तक आप पढ़ें ध्यान से और फिर गेहूं पर नज़र पड़ा, बस आप पहला ही टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ तो प्रश्न है कि नहीं मिले थे, तो गेहूं मिले थे, जौ मिले थे, तिल मिले थे, मक्का नहीं मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले थे? यहाँ भी नहीं वाली कहानी है, तो ऊँट के साक्ष्य नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू धर्म में लिंग पूजा निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो ये सिंधु वासियों की देन थी लिंग पूजा। और हड़प्पा वासी जो लिंग के साथ योनि की पूजा करते थे, इसका संबंध था प्रजनन शक्ति से। इस दोनों प्रश्नों को देखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी इरावती के नाम से जानी जाती है? तो ये मैंने आपको ज्योग्राफी में भी बताया है। किसी का भी जो अपवाद या अनेक या दूसरा नाम दिया हुआ रहता है, सब कुछ मैंने आपको बताते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ।
तो इरावती नदी को रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपका है सप्त सिंधव अर्थात 7 नदियों का देश का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो पहला तो यहाँ क्लियर आप लोग करिएगा, सप्त सिंधव मतलब 7 नदियों का देश, सप्त सिंधव 7 नदियों का देश, और ये ऋग्वेद में इसका वर्णन है। और वैदिक काल में वर्णित पंथजन, अगर आपसे इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाए पंथजन किस काल में वर्णित किया गया है, पंथजन का किस काल में वर्णन किया गया है, तो वैदिक काल में। और इनका जो संबंध है निम्नलिखित में से किसमें नहीं था, अगर संबंध है तो अनु से है, पुरु से है, यदु से है, लेकिन भरत से संबंध नहीं है, भरत जन से पंथजन का कोई संबंध नहीं है। और अगला प्रश्न है अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दशराग युद्ध का विजेता कौन थे। तो कई जनों में, जैसे यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं पंथजन, अनुजन, यदुजन, एक एक आदमी करके जन की बात नहीं है, एक पूरा जिसको जन कहते हैं, जिसको पूरा आप जाति कह सकते हैं, या एक अलग कैटेगरी से इस जन में ये व्यक्ति आते हैं। तो जितने भी जन थे यहाँ पर पुरुजन, अनुजन, यदुजन, पंथजन, भरतजन, इस सभी जनों के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्धों में दशराग युद्ध के विजेता थे आपके सुदास। सुदास का नाम आपको याद रखना है, ये नाम महत्वपूर्ण है। और वैदिक काल में कुल का प्रधान क्या कहलाता था, तो कुलव। अलग अलग काल में कुलों के प्रधान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में ये जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इसमें वैदिक काल का अधिक वर्णन है। तो अगर 10 वैदिक काल से जुड़े हुए प्रश्नों को आपने देख लिया तो 2-3 तो आप क्लियर करके ही आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका वैदिक काल में गुप्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो वैदिक काल में राजा को गुप्ता कहते थे। कई बार पढ़ा और मुझे इसमें बहुत प्रश्न ऐसे थे जो महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि एक ही प्रश्नों से जुड़े हुए कई प्रश्न इसमें क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि वैदिक काल से जुड़ा हुआ आप प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे आप सुदास से जुड़ा हुआ, अभी तुरंत आपने दशराग युद्ध के विजेता के नाम में सुदास का ऑप्शन देखा। तो वैदिक काल में राजा को गुप्ता कहते थे। और ये इससे प्रश्न इस तरह से पलट सकता है कि किस काल में राजा को गुप्ता कहा जाता था। तो वैदिक काल में राजा सुदास का पुरोहित कौन था, तो वशिष्ठ। अब सुदास का ही पुरोहित क्यों पूछा गया है, क्योंकि दशराग कई जन थे जिसमें कि दशराग युद्ध हुआ था और उस युद्ध के विजेता सुदास थे, इसीलिए यहाँ पर सुदास का नाम कई बार दर्शाया गया है और उससे निकला हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो राजा सुदास का पुरोहित जो था वो वशिष्ठ थे। वैदिक काल में राजा के एक क्षेत्र शक्ति पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन थी, यानी कि वैदिक काल में जो राजा को एकाधिकार प्राप्त था, जिसको कि आप लोकतंत्र कहते हैं, उसमें भी अंकुश लगाने के लिए एक सभा बनाई गई थी, एक संस्था बनाई गई थी जो कि सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में राजा के एक क्षेत्र शक्ति पर अंकुश लगाने वाली संस्था सभा और समिति है, और इसको प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम इसको देखेंगे। ये प्रश्न है आपका वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाएं भाग ले सकती थी। क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि पहले जितना भी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पहले के ज़माने में औरतें किसी भी चीज़ में भाग नहीं लेती थी, लेकिन यहाँ है कि वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी संस्था थी जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। तो ये है सभा और विधाता, जबकि ऊपर आपने सभा और समिति देखा है। तो ये सब शब्द, एक एक शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, 1 नंबर बढ़ सकता है या फिर 1 नंबर घट सकता है। और चतुवर्ण की परिकल्पन पुरुष सूक्त में है, इस सूक्त का संबंध किस ग्रंथ से है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ है चतुवर्ण की परिकल्पन किस सूक्त में है, तो पुरुष सूक्त में है, और इस सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, आप लोग ये मत कहिएगा कि क्या आप जानते हैं इससे ही पूछा जाएगा। ये अभी किसी को भी नहीं पता है। अगर किसी भी चैनल पर कहीं भी आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये पढ़िए इसके अंदर से पूछा जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। बस सारे लोग अनुमान से तैयारी कर रहे हैं, आपको भी अनुमान के साथ ही आगे बढ़ना है। नहीं से कुछ तो ज़रूर है। अगर आप इस तरह रोज़ 15 मिनट का मेरा क्लास देख रहे हैं, बाकी बचे हुए जितने भी प्लेलिस्ट में क्लास है उसको देख रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही यूजफुल सारे क्लास हैं। अगला प्रश्न आपका है वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पुत्री को प्राप्त नहीं था। तो उत्तराधिकार पुत्री को प्राप्त नहीं था। और सोने का आभूषण निष्क किस अंग में पहना जाता है। यहाँ जो आप निष्क देख रहे हैं इसको भी आप याद रख लीजिएगा। सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा किस धातु के आभूषण को सोना, चांदी, हीरा कुछ भी दे दिया जाएगा, निष्क कहा जाता है। या फिर निष्क निम्नलिखित में से किसके आभूषण को कहा जाता है। तो सोना, चांदी, हर तरह का नीचे दे दिया जाएगा।
तो सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता है और इसको गले में पहनाया जाता था। और निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक कालीन मनोरंजन का अंग नहीं था? यानी कि वैदिक काल में मनोरंजन के लिए, जिस तरह आप जानते हैं, घोड़ों की दौड़, संगीत, पासे खेलना, हर तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन वैदिक काल में पशु युद्ध नहीं कराया जाता था। तो ये वैदिक काल के मनोरंजन का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। और निम्नलिखित में से कौन वैदिक कालीन अंतरिक्ष के देवता थे? तो वैदिक कालीन अंतरिक्ष के देवता पर्जन्य थे, इसको याद रखना है। और निम्नलिखित में से किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये सभा और समिति, जो कि वैदिक काल में एक क्षेत्र शक्ति पर, जो राजा के पास एक क्षेत्र शक्ति थी, उस पर जो अंकुश लगाने के लिए जो संस्था थी, उसे ही प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अगला प्रश्न देखेंगे, कश्मीर स्थित सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इस प्रश्न में पहले एक उत्तर आप ढूंढिए। कश्मीर में ये सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर कहाँ है? कश्मीर में। फिर यहाँ है कि इसको किस शासक ने बनवाया था? तो ललिता दिव्य मुक्तापीड ने बनवाया था, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी याद रखना है। कश्मीर में है सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर। और आगे जब जाइएगा तो आपको और इस तरह के मंदिर की चर्चा मिलेगी। तो अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली किस वंश के शासकों की देन है? तो दक्षिण भारत में जो नहरों की प्रणाली है, ये चोल वंशों की देन है। और संपूर्ण साम्राज्य में गाँव में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किसने किया था? किस शासक ने या फिर किस वंश ने किया था? तो पूरे साम्राज्य में गांव में जो स्थानीय शासक, जिसको आप मुखिया कहते हैं, सरपंच कहते हैं, वार्ड मेंबर्स कहते हैं, तो ये जो स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया था चोलों ने। चोल भी कभी किसी के सामंत थे, लेकिन जब चोलों का राज्य हुआ तो इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है। चोल प्रशासन में मंडलम के उपविभाग को क्या कहा जाता है? कोट्टम। ये थोड़ा सा मुझे महत्वपूर्ण लगा है। और बौद्ध विचारक वसुमित्र और अश्वघोष किस सम्राट के दरबारी थे? तो ये कनिष्क के, लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको और भी याद रखना है कि ये दोनों, वसुमित्र और अश्वघोष, दोनों बौद्ध विचारक थे। अगला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये धर्मपाल थे। और राजपूतों की उत्पत्ति शक और कुषाण आदि के मिश्रण से हुई है, इस विचार के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि B.A. स्मिथ जो थे, उनका ये कहना था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है शक और कुषाण वंश के मिश्रण से, यानी शक की कन्या, कुषाण के जो हैं वर, इस तरह करके यहाँ की राजकुमारी, यहाँ के राजकुमार, यहाँ के शासक का पुत्र, इस तरह करके जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये ऐसा मानना था B.A. स्मिथ का। इस तथ्य की पुष्टि नहीं है, लेकिन इनका ऐसा मानना था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। और इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज। ये प्रश्न अभी भी स्टेट में पूछा गया है, 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था। और अपने आरंभिक दिनों में चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के। आपने भी देखा कि चोलों ने किस प्रकार से दक्षिण भारत में नहर प्रणाली का निर्माण किया, या फिर गांव में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया, उसके बाद किया, लेकिन पहले वो पल्लव के ही सामंत थे। और चेर शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो धनुष था। और हूण वंश का संस्थापक तोरमान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ये तो आंसर है सियालकोट, लेकिन इस प्रश्न में भी एक प्रश्न निकालिएगा कि तोरमान किस वंश के संस्थापक थे? ये हूण वंश के संस्थापक थे, तो इसको भी आपको माइंड में रखना है। तमिल अनुश्रुतियों के आधार पर पहले तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले की थी अगस्त ऋषि ने। और गुप्त शासकों से मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की? यहाँ पर मैं आपको बताते चली जा रही हूँ, कम समय दे रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे डिटेल में बताने तो वो भी मैं बता दूँगी, लेकिन अगर तय किए गए समय पर एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों के पास समय कम है। तो गुप्त शासकों से जब वल्लभी मुक्त हो गया था, तब वहाँ मैत्रक वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो गुप्त के बाद मैत्रक वंश, आप याद रखिएगा, यहाँ गुप्त है, यहाँ मैत्रक है। गुम माइंड में रखिएगा, गुम, तो गु से गुप्त हो गया, मैत्रक से उसके बाद माँ से मैत्रक वंश हो गया। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित करते थे। तो ये भी एक प्रश्न है, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन आयोजित करते थे? हर्षवर्धन थे, और ये प्रयाग में करते थे हर 5 वर्ष बाद। और निम्नलिखित किस वंश के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया है? किस वंश के संरक्षण में? तो पांड्य वंश के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय संगम का संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो
तोल काप्यम, अभी आपने तृतीय संगम पीछे देखा। और सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने, क्योंकि ये जो पल्लव नरेश थे, इसमें पल्लव के जो नरेश थे नरसिंह वर्मन प्रथम थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, इस तरह करके इसीलिए प्रथम और द्वितीय वर्णन किया गया है। तो पहला यहाँ क्या है कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण किस नरेश ने करवाया था? पल्लव नरेश ने। यहाँ इसी से प्रश्न से एक प्रश्न है, सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और दूसरा प्रश्न है कहाँ करवाया था? तो महाबलीपुरम में। और पल्लव शासक बनने से पहले किसके सामंत थे? तो चालुक्य के सामंत थे। फिर है आपका तमिल रामायण के रचनाकार कंबन किस शासक के समकालीन थे? पहले इस प्रश्नों से एक प्रश्न निकालेंगे। तमिल रामायण के रचनाकार कौन थे? कंबन थे। और ये किस शासक के समकालीन थे? यानी जिस समय कोई शासक शासन कर रहा था उसी समय के ये रचनाकार थे, इसी को समकालीन कहते हैं। यानी दोनों का जो काल था जीवन का वो सेम था। तो ये कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल के समकालीन थे ये तमिल रामायण के रचनाकार कंबन। और अगला प्रश्न है आपका मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किस पल्लव नरेश ने की थी? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, अभी आपने देखा, अब यहाँ कांची में कैलाशनाथ मंदिर है, इसके पहले आपने सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में देखा। तो ये आपको ये भी दिमाग में रखते जाना है। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो पल्लव नरेश ने काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया है। उसके बाद आपका प्रश्न है मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में किस स्थान पर युद्ध हुआ था? चंदावर में। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी। ये स्थायी सेना की नींव रखने वाले ये सुल्तान थे या शासक थे। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर का राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? कलानौर में हुआ था। और किस जाट नेता ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था? महत्वपूर्ण ये है, अकबर के मकबरे को लूटने वाला जाट नेता जो था और सिकंदरा में स्थित था वो मकबरा, ये थे राजा राम। और शाहजहां ने किस दरबारी संगीतकार को गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी थी। मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस बादशाह ने की थी? अब इस तरह के प्रश्न आएंगे, करोड़ी आएंगे या फिर आपका अहदी आएगा या फिर आपका जलाली आएगा, सूबादार आएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की थी। दाग व महल्ली प्रथा का तात्पर्य था घोड़ों को दागने की प्रथा, जो घोड़ों को गर्म लोहा करके जो दागा जाता था। और ये प्रथा अभी भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, बैल के ऊपर दागना। तो ये दाग व महल्ली प्रथा का मतलब हुआ घोड़ों को दागने की प्रथा। और एक विशेष प्रकार के अश्वारोही जो बादशाह के आसपास रहते थे, अश्वारोही, और वो प्रतिष्ठित सिपाही होते थे, वे किस नाम से जाने जाते थे? वे अहदी नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की उपाधि नाजिम थी? तो सूबादार को नाजिम भी कहा जाता था। और अकबर ने एक वर्गाकार चांदी का सिक्का चलाया था। यहाँ से एक प्रश्न और भी निकलता है, किस शासक ने वर्गाकार चांदी का सिक्का चलाया था? अकबर ने। और यहाँ पर प्रश्न है आपका कि अकबर ने एक वर्गाकार चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम क्या था? तो जलाली था उस सिक्के का नाम। और हुमायूं नामक पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो आप लोग जानते हैं गुलबदन बेगम थी। और निम्नलिखित में से कौन सी मुगल महिला ने सुंदर लिखावट के लिए ख्याति प्राप्त की थी? यानी उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। और ये मुगल महिला थी, ये जेबुन्निसा थी। और दिल्ली में दारुल बका नामक कॉलेज जो कि नष्ट प्राय हो चुका है, जो लगभग नष्ट होने के कगार पर, यानी नष्ट हो ही चुका है, ये शाहजहां ने उस कॉलेज का जो जीर्णोद्धार करवाया था। और गीता उपनिषद योग वशिष्ठ के फारसी अनुवाद से जुड़ा विद्वान कौन सा मुगल शहजादा था? तो ये दारा थे। ये इसके फारसी गीता उपनिषद योग वशिष्ठ सबके फारसी अनुवाद से ये विद्वान जुड़ा हुआ था। और औरंगजेब के असरार महल के चित्रों को नष्ट करवा दिया था। यानी कि असरार महल किसका था, किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। और इस महल को नष्ट करवा दिया था, इस महल के चित्रों को। तो असरार महल का संबंध किस राज्य से था? तो ये असरार महल कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बरार में था। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध ग्रंथकार जिसे जरी कलम की उपाधि मिली थी, तो किस शासक के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकार को जरी कलम की उपाधि मिली थी? इस प्रकार के प्रश्न इससे निकल सकते हैं। और वो कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हुसैन।
और आपका आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, भूमि की माप के लिए इलाही गज का प्रचलन किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ये सारे आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए, जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं अभी, और ये हिस्ट्री का है तो इससे 2 4 5 हट के पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि 9th 10th से ही आपका सारा पूछेगा। ये तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको समझाया है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लिए हैं, लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो वीडियो लाइक करके कमेंट ये करना है आपको कि क्या आप लोगों को इसी तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर बुक से ही कुछ रिवाइज करा दें आपको। ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले